आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 1 है। पेपर 1 का ये चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए थे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग के दिमाग में यही डाउट रहता है कि आखिर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए और वो अच्छी तरह से आंसर कैसे होना चाहिए, उसमें मैप कैसे बनाए, डायग्राम कैसे बनाए, चार्ट कैसे बनाए। ये सब बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है और उसको याद कैसे करें ये भी बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है। तो आज ये सब बातों को एकदम अंत तक देखिएगा, पूरा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरा अच्छा तरह से आपको याद भी हो जाएगा। बस आपको इसको अंत तक देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वैदिक काल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के लोगों के जीवन के विशेषताओं को बताएं। जीवन के विशेषताओं को बताएं, या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले या धार्मिक जीवन की विवेचना करें। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अलग अलग भी आ सकता है। जैसे आ सकता है ऐसे कि ऋग वैदिक काल के लोगों के धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की विवेचना करें, या आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की विवेचना करें, या आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालें। मतलब उनके जीवन के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन में ये जितने 3-4 तरह के क्वेश्चन बोले ना, उस सब का आंसर एक ही तरह से होगा। एक आप कहेंगे कि ऐसे अलग अलग क्वेश्चन से एक ही तरह से आंसर कैसे होगा, तो सब क्वेश्चन के बात एक ही कहा जा रहा है। सभी क्वेश्चन में बात एक ही कहा जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन बस पूछने का तरीका अलग अलग है। सब में क्वेश्चन में बात एक ही कहा जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर एक ही तरह से होगा। तो आप इसको अंत तक देखिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद मध्य भाग लिखते हैं, उसके बाद अंतिम में निष्कर्ष लिखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप खुद से भी लिख सकते हैं। किसके बारे में लिखना है, ऋग वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल बात एक ही हुआ। तो ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोगों को लिखना है। और ऋग देखिए, वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया ना। वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन, ऋग वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग का आंसर लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऋग वैदिक संस्कृति वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक काल था। या यहाँ पर लिख सकते हैं ऋग वैदिक काल, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, काल भी लिख सकते हैं। ऋग वैदिक काल वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक काल था। इस काल के जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद ही है। इस काल के जानकारी के एकमात्र स्रोत क्या है, ऋग्वेद ही है। और उसके बाद क्या यहाँ पर लिखा गया है, इस काल के लोग मूलतः ग्रामीण थे। इस काल के लोग कहते थे मूलतः ग्रामीण थे और इनका मुख्य कार्य पशुपालन और कृषि था। देखिए इतना इंट्रोडक्शन लिख लिए तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको जानकारी है, ऋग वैदिक काल के बारे में आपको जानकारी है। तो जानकारी है तो अब इसके बारे में इतना इंट्रोडक्शन हो गया। आप इंट्रोडक्शन को और बड़ा भी लिख सकते हैं, इनके और जीवन के बारे में लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये कौन थे, तो आर्य थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आर्य थे जो मध्य एशिया से आए थे और अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिया गया। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिया गया कि ये कहाँ कहाँ से आए थे। तो अब जो मत है उसको एक आप एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक डब्बा बना सकते हैं। इसके बाद एक डब्बा यानी कि यहाँ पर एक चार्ट बना सकते हैं। ऐसे चार्ट बनाकर और अलग अलग विद्वानों का ऐसे मत लिख सकते हैं। इधर लिख सकते हैं विद्वान और इधर लिख सकते हैं मत या उनकी राय। यहाँ पर राय लिख सकते हैं या मत लिख सकते हैं, कौन क्या क्या कहा था इनके बारे में। जैसे मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि ये मैक्स मुलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा था कि ये सब तो सैंधव प्रदेश से आए थे। तो कुछ इतिहासकार कह रहे थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो कुछ कह रहे थे रूस से आए थे, तो कुछ कह रहे थे कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था जो कि हम चैप्टर पढ़ाते समय पढ़ाए थे। तो इस चार्ट को आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद बना सकते हैं, चाहे तो इंट्रोडक्शन में ही बना सकते हैं, नहीं तो ठीक है छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ट तो बता दिए कैसे बनाना है, आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर इसके आगे पशुपालन और कृषि था। इनका मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि था। और यह माना जाता है कि मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार, इसी इंट्रोडक्शन में मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। इंट्रोडक्शन में ही आपको लिखना है यहां से, इसके बाद अभी लिखते जाना है, नोट्स अभी बनाते जाइए, क्वेश्चन लिखकर, और इसके बाद ये नोट्स अभी बनाते जाइए, ध्यान रखिएगा। तब यहां पर क्या लिखेंगे कि मैक्स मुलर के अनुसार, इसी के नीचे, ठीक इसी के नीचे, मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से भारत आए थे। अब इसके ठीक नीचे देखिए, हमारे पास जगह की कमी है, इसीलिए इसी में हमको बताना पड़ रहा है, इतना में लिख कर समझाना पड़ रहा है। अब इसके बाद लिख लिया मैक्स मुलर, और उसके ठीक नीचे आपको क्या करना है, एक मैप बनाना है। यहाँ पर लिख लिया ना, इसको नहीं लिखना अभी, इसके ठीक नीचे लिखे जो बोले, उसके बाद आपको एक मैप बनाना है। मैप कैसे बनाना है यहाँ पर हम बनाकर बता रहे हैं। मैप ऐसे बनाना है, देखिए ये भारत का ऐसा लगना चाहिए, हम भारत का मैप है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके दिखा सकते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया। और उसके बाद यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, क्योंकि ये शुरुआत में आकर इसी क्षेत्र में रहे थे ना, सिंधु और उसके साथ जो सिंधु और उसके सहायक जो नदियां थी, कुल 7 नदियां थी, और उसी के आसपास ये लोग रह रहे थे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे रास्ता बनाएंगे। अब यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रास्ता, ऐसे रास्ता बना देंगे। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मध्य आर्य का प्रस्थान, आर्यों का प्रस्थान, आर्यों का प्रस्थान, यानी कि मध्य एशिया से ये लोग कहां पर आ गए, सप्त सैंधव प्रदेश में। अब ऐसा अगर आप बना दीजिएगा मैप, और ऐसे डायग्राम इसमें बना दीजिएगा, तो बताइए तो एग्जामिनर नंबर देगा कि ना देगा। आपको ये देखकर ही एग्जामिनर को लग जाएगा हाँ इसने कुछ मेहनत किया, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ा कुछ नहीं, क्योंकि आप पहले से जानते थे कि ये भारत का एक मैप बना लेना है, मध्य एशिया इधर है, मध्य एशिया दिखा देना है, और यहाँ पर ये सप्त सैंधव प्रदेश ये है, इसको दिखा देना है, काम खत्म, बस हो तो गया। ये आपको मैप यहाँ पर बनाना है। इसके ठीक नीचे लिखा है ना कि मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से भारत आए थे, और उसके ठीक नीचे आपको बनाना है। चलिए इसको मिटाते हैं, नहीं छोड़िए अभी मिटाएंगे नहीं, चलिए इसके नीचे, अब इसके नीचे आप ये लिखिएगा। उसके बाद मैप बनाने के बाद ये लिखिएगा, ऋग वैदिक काल के लोगों के जीवन की स्थितियां, या लोगों के जीवन भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं जीवन के विभिन्न पहलू कौन कौन है, इनके सामाजिक जीवन के बारे में दिखाना है ना। सामाजिक जीवन के जगह पर अगर स्थिति आ जाए, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, अगर स्थिति आ जाए तो जीवन हटाकर यहाँ पर क्या लगा लीजिएगा, स्थिति, बात वही हुआ। जीवन के विभिन्न पहलू, अब देखिए तो यहाँ पर ये डायग्राम बनने से देखिए, मतलब एक ही आंसर में देखिए कितना कुछ हम लोग बना दिए, मैप बना दिए, डायग्राम बना दिए। और आपको अगर याद होगा कि कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या मत दिया था, तो वहां पर आप चार्ट भी बना सकते हैं। देखिए तो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या कर दिया, डायग्राम भी बना दिया, मैप भी बना दिया, और चार्ट भी बना दिया, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में। अब इतना कुछ बना दीजिएगा तो क्या एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, एग्जामिनर जरूर नंबर देगा, ध्यान रखिएगा, वो भी अच्छा नंबर मिलता है। तो चलिए जीवन, और देखिए याद भी आपको कुछ नहीं करना है ना, इसमें ज्यादा कहाँ याद करना है, आप बस चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिए, सब कुछ याद है। जीवन के विभिन्न पहलू और सामाजिक जीवन के बारे में प्रश्न में कहा गया है लिखना है। सबसे पहले सामाजिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, शुरू में सामाजिक जीवन कैसा था, क्या बड़े बड़े राजा बन गए थे, नहीं, शुरू में राजा कैसे बनेंगे, उधर से तो आए थे, क्यों आए होंगे, इधर से पशुपालक थे तभी तो आए थे, इधर सब घास खत्म हो गया होगा, या इनकी रहने लायक परिस्थिति नहीं होगी, इनका सामाजिक बोल रहे हैं, उस समय के जलवायु ऐसा नहीं होगा कि इनके रहने के लायक हो, इसीलिए ये लोग कहाँ पर आ गए, इधर आ गए। तो क्या आते आते पूरे बड़े बड़े राजा बन जाएंगे, महल खड़ा कर लेंगे, नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सामाजिक जीवन में। और एक बात, जो इनका कबीला था, ये कबीला का प्रधान कौन होता था, पुरुष ही प्रधान होता था, ध्यान रखिएगा। तो इनका सामाजिक जीवन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनका समाज पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, इनका समाज पितृसत्तात्मक था। और समाज की सबसे छोटी इकाई, और समाज की छोटी
इकाई कुल या परिवार होता था। कुल या परिवार होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होता था। लेकिन समाज में महिलाओं को भी भरपूर सम्मान दिया जाता था। समाज में भी महिलाओं को भी भरपूर सम्मान दिया जाता था और उनको यज्ञ करने की अनुमति थी। उनको यज्ञ करने की अनुमति थी और उनको उनको यज्ञ करने की अनुमति थी। मतलब महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही बेहतरीन थी। सामाजिक जीवन में हुआ कि महिलाओं की स्थिति क्या थी? बेहतरीन थी। अब बात कर लेते हैं कि इनके सामाजिक जीवन में कि इनका जो परिवार था वो परिवार कैसा था। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो परिवार ऐसे लिखकर पारिवारिक स्थिति, इसी में पारिवारिक स्थिति लिखकर और उसके बाद परिवार के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी परिवार के बारे में ही पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है। कुछ बच्चे तो मॉडल सेट उनको बोले थे लिखने के लिए, मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं तो उनका आंसर बोले थे लिखने के लिए, तो पैराग्राफ में नहीं। हम जैसे देखिए, पैराग्राफ का मतलब ये होता है, पैराग्राफ का मतलब ये ऐसे आप लाइन से लिखते जाए, इसको पैराग्राफ बोलते हैं। और हम पॉइंट में इसलिए लिखवाते हैं कि हमारे पास जगह कम है, आपको आंसर लिखते समय पैराग्राफ में ही लिखना है। मतलब लाइन से ही ये सब लिखते जाना, ऐसे ही लिखते जाना, पूरा पेज भरते हुए जाना है। मतलब देखिए, ये करेंगे, ये सब लिखेंगे, या आप जो अंडरलाइन कर रहे हैं, मुख्य बात को हाईलाइट कर रहे हैं, ये सब करना है। लेकिन ये जो इसमें अब इसमें बातें लिखेंगे ना, तो ये पॉइंट पॉइंट देकर नहीं लिखेंगे। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे करके नहीं लिखेंगे। इसमें जैसा ऐसे लिख रहे हैं ऐसे लिखेंगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा? पारिवारिक स्थिति। तो पारिवारिक स्थिति में क्या था? इनका परिवार कैसा था? इनका परिवार था संयुक्त परिवार। क्या लिखेंगे? शुरू में क्या था? इनका संयुक्त। तो इनकी पारिवारिक स्थिति, इनकी पारिवारिक स्थिति बेहतरीन थी। स्थिति बेहतरीन थी, बेहतरीन थी। क्योंकि इनका परिवार, इनका संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार था, इनका संयुक्त परिवार था और परिवार का मुख्य पिता होता था। परिवार का मुख्य पिता होता था। बस पारिवारिक स्थिति इनका हो गया। अब वर्ण व्यवस्था का भी इसमें प्रमाण मिला हुआ है ना, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? इनके सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी दिखाई देने लगे थे। इनके सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह भी दिखाई देने लगे, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 प्रकार के वर्णों का बारे में बताया गया। 4 प्रकार के वर्णों के बारे में बताया गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा क्षूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था था उस समय का वर्ण व्यवस्था, सब लिखते जाइए। उस समय का वर्ण व्यवस्था ये कर्म पर आधारित था। जो जैसा कर्म करता था वो उस वर्ण में चला जाता था। अगर वो कर्म छोड़ दे और दूसरा कर्म करने लगे, यानी दूसरा काम करने लगे, तो ये उनका वर्ण बदल जाता था। तो उस समय वर्ण व्यवस्था के भी चिन्ह दिखाई देने लगे थे। उसके बाद इनके पोशाक के बारे में आप लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि ये लोग ऊनी सूती वस्त्र पहनते थे। ये लोग ऊनी और सूती और भी अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और इनके समाज में विवाहों का प्रचलन अनुलोम और विलोम विवाह प्रचलित था। अनुलोम और विलोम विवाह के बारे में भी इसमें आप लिख सकते हैं। इनका वैवाहिक स्थिति लिखकर उसमें भी लिख सकते हैं कि विवाह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित था। बस ये सब सामाजिक स्थिति हो गया इतना। उसके बाद राजनीतिक जीवन। इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? ये लोग, इनका राजनीतिक जीवन मुख्य रूप से कबीलाई था और एक छोटे छोटे कबीला बनाकर रहते थे और कबीला का एक प्रधान होता था जो उस कबीला की रक्षा करता था और उस कबीला की जरूरतों को पूरा करता था। साथ में ही इनके धीरे धीरे इनकी शक्तियों में वृद्धि होने लगा और कबीला का जो प्रधान था वो एक बड़ा राजा का रूप लेने लगा था। एक बड़ा राजा का रूप लेने लगा था और साथ में ही इनके राजा के सलाह के लिए सभा और समिति 2 संस्थाओं का गठन किया गया था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली संस्था थी, जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। और राजा की नियुक्ति की पूरी जिम्मेवारी सभा और समिति को दिया गया था, जिसके कारण राजा जो था वो निरंकुश नहीं हो रहा था और राजा जनता के लिए अच्छे काम कर रहा था और अपने जनता के सुरक्षा और देखभाल में ही लगा रहता था।
और भी इनके राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इनकी राजनीतिक स्थिति में मुख्य रूप से राजा को युद्ध लड़ना होता था, और युद्ध इसलिए लड़ना होता था ताकि अपने कबीला की सुरक्षा कर सके। साथ में ही युद्ध अन्य कबीलों पर कब्जा करने के लिए भी किया जाता था, और मुख्य रूप से युद्ध गाय और पशु गाय और मैदानी भाग के लिए, घासों के मैदान के लिए मुख्य रूप से युद्ध होता था। गाय और घास के मैदान के लिए मुख्य रूप से युद्ध होता था। और यहाँ पर और लिख सकते हैं कि राजा का जो पद था इस समय वंशानुगत नहीं था। राजा जो थे उनका चुनाव उनके शक्तियों के द्वारा और उनके योग्यता के द्वारा किया जाता था। सिंपल सी बात है, राजनीतिक स्थिति ऐसा था। फिर आर्थिक स्थिति कैसा था, तो आर्थिक में जानने के लिए क्या करते हैं कि उनका जो किस चीज पर निर्भर है, मतलब उनका जीवन कैसे चल रहा है। तो इनका जीवन का क्या था, इनकी आर्थिक जीवन लिखेंगे कि ऋग वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन उन्नति की तरफ बढ़ रहा था। उन्नत तो नहीं था लेकिन उन्नति की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि ये लोग पशुपालन, इनका मुख्य पेशा पशुपालन और कृषि था। ये लोग पशुपालक और कृषक थे, मुख्य रूप से ये पशुपालक और कृषक थे, और भी अलग अलग कार्य कर रहे थे। पशुपालन और कृषि के अलावा ये लोग व्यापार भी शुरू कर दिए थे। पशुपालन में कई प्रकार के पालतू जानवरों को ये लोग पालते थे, जिसमें से इनकी सबसे पवित्र पशु गाय थी और सबसे उपयोगी पशु घोड़ा था। साथ में ही ये लोग अब कृषि भी करने लगे थे और कई प्रकार की फसलें उपजाने लगे थे। बस आर्थिक जीवन हो गया। और भी अच्छा से लिख सकते हैं, आपको हम चैप्टर में पढ़ाए विस्तार से। देखिए समय कम रहता है ना, धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन में क्या करेंगे, अब इनके धर्म के बारे में लिखेंगे। तो इनके धार्मिक जीवन कैसा था, मुख्य रूप से भौतिक सुखों के लिए ये प्रकृति की पूजा करते थे, और ये कई प्रकार के इनके देवता थे, जैसे अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता। तो अब अलग अलग देवताओं को अब लिख सकते हैं, अंतरिक्ष के, पृथ्वी के और आकाश के देवता थे। अब जिसमें से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चार्ट बना सकते हैं। आप चार्ट कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इतना लिख लिया ना, अलग अलग प्रकार के उनके देवता थे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझिए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं। अब चार्ट कैसे बनाएंगे, चार्ट ऐसे, यहाँ पर चार्ट में ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देवता। यहाँ पर देवता लिखेंगे, या ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अंतरिक्ष। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे ऐसे। विभिन्न प्रकार के देवता, उनके विभिन्न प्रकार के देवता थे ना, विभिन्न प्रकार के देवता कौन कौन थे, विभिन्न प्रकार के देवता कौन कौन थे। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष के देवता या आकाश के देवता। आकाश के देवता, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। आकाश के देवता कौन थे, किनको किनको, कई प्रकार के तो बताएं, लेकिन मुख्य रूप से किनको, सूर्य को आकाश के देवता मानते थे। किसको मानते थे, मुख्य रूप से सूर्य को आकाश का देवता मानते थे। और उसके बाद अगर बात करें, आप एक एक भी लिख सकते हैं, दो दो भी लिख सकते हैं, लेकिन गलत मत लिखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता किसको मानते थे, इंद्र को मानते थे। अंतरिक्ष के देवता किसको मानते थे, इंद्र। एक एक ही देवता का नाम लिखिएगा, ज्यादा नहीं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र थे। और उसके बाद अगर बात करें पृथ्वी के देवता, तो किसको मानते थे, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी को ही मानते थे। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, ये सब मानते थे, लेकिन मुख्य रूप से पृथ्वी को। एक एक भी देवता का नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चार्ट भी बना दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे मुख्य रूप से भौतिक सुखों के लिए लिख देना कि ये लोग पूजा पाठ करते थे। और इनका जीवन, यहाँ पर लिखेंगे, ये लोग देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ भी किया करते थे। ये लोग देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ भी किया करते थे। धीरे धीरे इनका शक्ति बढ़ने लगा था, तो यज्ञ भी करने लगे। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अतः, अब एक लाइन छोड़कर और नीचे से लिखेंगे, निष्कर्ष नीचे से लिखते। अतः निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल के लोगों के जीवन में उन्नति होने लगी थी, और यही उन्नति के कारण उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथों की रचना हुई, राजा के शक्ति में वृद्धि हुआ, और छोटे छोटे कबीले बड़े जन बनने लगे, और जन के बाद वो जनपद का रूप लेने लगे। क्या करते हैं, जिस प्रश्न का निष्कर्ष लिखते हैं ना,
दो तरीका से निष्कर्ष लिखा जाता है। एक तो यही बातों को आप अंतिम में लिख दीजिए, जो पूरा बात लिखे इसी को अंतिम में लिख दीजिए, या आप इस काल को, जैसे वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया था, ये शुरू वाला किस बात किस चीज के बारे में बोले हैं, ये वाला किस चीज के बारे में प्रश्न किया गया आपसे, ऋग वैदिक काल के बारे में, और अगला कौन है, उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो निष्कर्ष लिखने के दो तरीका, एक तरीका कि यही बातों को अंतिम में शॉर्ट करके, मतलब छोटा करके समरी में करके लिख सकते हैं क्या क्या इसमें लिखे हैं छोटा करके, और दूसरा होता है कि इस काल को अगले काल से जोड़ दिया जाए। कैसे कि ऋग वैदिक काल के उन्नति के कारण ही, ऋग वैदिक काल के इतने ज्यादा उन्नति और वृद्धि विकास के कारण ही आगे उत्तर वैदिक काल के लोग भी वृद्धि विकास कर पाए और राजा के शक्तियों में इतना वृद्धि हो पाया, छोटे छोटे जन उत्तर वैदिक काल में बड़ा जन बनने लगा। साथ में ही उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथों की रचना होने लगी। इसका मुख्य कारण एक ही था, क्योंकि ऋग वैदिक काल के लोग विकसित होने लगे थे और कई अलग अलग कार्य करने लगे थे। देखिए, तो इस काल को अगले काल से जोड़ दिए तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि ना ये आगे के बारे में भी जानता है। तो दो तरीका से निष्कर्ष लिखा जाता है। तो ठीक है, लिख लिया, हो तो गया। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी इसमें एक और अभी क्वेश्चन बाकी है, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।